ओके सर, इस क्लास में एफसीए में मॉक एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का ये पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज पोर्शन में। बाकी एमसीक्यूज में भी 2-2 मार्क्स के काफी क्वेश्चन आ रहे होते हैं इसके, क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 20 मार्क्स की है पेपर में। तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर करें। बहुत इजी चैप्टर है। अगर कुछ बेसिक चीज़ें पता हो और ये 6-7 फॉर्मूलाज अगर ग्रिप हो उन पे कि वो किस तरह से सॉल्व होंगे, तो काफ़ी इजीली इसमें से 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बताता हूँ कि वेरिएंस एनालिसिस या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम क्यों रहे होते हैं, वजह क्या है इसको करने की ना। तो एक छोटी सी चीज समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो मटेरियल खरीदेगी। ठीक है, मटेरियल उसने फॉर एग्जांपल बाय किया 80 का। ठीक है, उसके ऊपर जो लेबर ने काम किया उस पर हमें फॉर एग्जांपल पैसे लग गए 20 के। तो टोटल जो है हमें कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट हमें कितनी आ गई? 80 + 20, 100 की कॉस्ट हमें आ गई, 100 की। ठीक है, और इसको हमने बेच दिया, फॉर एग्जांपल इसको हमने बेच दिया 120 का। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हो गया 120 -100। बेचा इतने का, बनाया इतने का था, 20 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये जो है ना, एक कंपनी ने बजट या स्टैंडर्ड, अगर मैं इसको बोलूँ, स्टैंडर्ड सेट किया होगा साल के शुरू में बैठ के कि भाई इतने का मटेरियल खरीद लेंगे, इतनी की लेबर की कॉस्ट पड़ जाएगी, टोटल 100 रुपये में एक चीज हम बना लेंगे, मार्केट में 120 की बेच देंगे, तो 20 का हम प्रॉफिट कमा लेंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं जो कि एक्चुअल में हुआ। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? तो एक्चुअल रिजल्ट्स में क्या हुआ कि जब हम मटेरियल बाय करने गए, ये जो मटेरियल पहले हमें 80 का मिला था, अब वो इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई थी, तो अब हमें मटेरियल जाके मिला फॉर एग्जांपल 100 का। ठीक है, अब महंगाई हो गई है, लेबर को हमें पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 40 देने पड़ रहे हैं। तो टोटल जो अब हमें कॉस्ट पड़ रही है टोटल, वो 140 की आ रही है। 140 की कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल अब वो हमें 180 की बेचनी पड़ रही है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ सेल में से? अगर मैं कॉस्ट हटा दूं तो 40 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो अब देखना यह है कि अगर मैं कॉस्ट का कंपैरिजन चेक करूं कि पहले जो मैंने बजट एज्यूम किया था, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, वो 100 का किया था। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए, तो कॉस्ट कितनी बढ़ गई कंपनी को? 140 की। अगर सेल प्राइस और प्रॉफिट को हटा भी दूं, सिर्फ कॉस्ट की बात करूं, तो ये जो 40 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो 140 -100, ये जो 40 का डिफरेंस आ रहा है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर आया, जिसमें सारे मटेरियल के, लेबर के और सेल्स के, एफओएच के सारे फॉर्मूलाज बने कि भाई इनका डिफरेंस पता किया जाए कि ये 40 का डिफरेंस क्यों आया। तो इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले कि ये स्टैंडर्ड कार्ड बना लेना है पेपर में। इस स्टैंडर्ड कार्ड से काफी हेल्प होती है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीजें होती हैं काफी ऊपर नीचे इधर उधर दी हुई होती हैं सारी चीजें। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं तो उसमें सब एक प्रॉपर वे में सामने आ जाता है कि भाई डायरेक्ट, और ये चीजें रखनी कैसे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट बनाने में कितनी क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ आ जाएगा, वो हमें कितने का पड़ा रेट यहाँ आ जाएगा। तो एक अमाउंट पर यूनिट का क्या मतलब है कि एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट आ रही है। सिमिलरली लेबर, कितने घंटे लेबर के हमें एक यूनिट पे चाहिए होंगे, उसको हमने कितना पे करना है, यहाँ अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो मार्जिनल के हिसाब से, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम एफ ओ एच की कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट आ जाएगी। फिर सेल प्राइस में से अगर एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट को माइनस करेंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आ जाएगा, और सेल प्राइस में से अगर मार्जिनल की कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मार्जिनल का प्रॉफिट आ जाएगा। खैर, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 18। तो सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस दो हैं, सेल के वेरिएंस पूछे गए हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि सेल्स वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंस में पहले कौन सा है? सेल्स प्राइस वेरिएंस।
सेल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल क्वांटिटी जितनी हमने सेल करी है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस जितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है और कितने में सेल हुई है। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस को कंपेयर कराना है, मतलब इसमें से हमने माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। इससे हमने कंपेयर कराना है। इसमें इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है अब इसको समझ लें। क्योंकि प्राइस वेरिएंस है, तो प्राइस वेरिएंस का मतलब है कि इस वेरिएंस में, इस फॉर्मूले में प्राइस का डिफरेंस आना चाहिए। प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्चुअल प्राइस रखी है, यहाँ पे हमने एक्चुअल प्राइस रखी है और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस रखी है। क्वांटिटी को हमने सेम ही रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी रखी है कि भाई ये जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने जितनी सेल करी है उस पे कितनी, कितने में हमने उसको सेल किया एक्चुअल प्राइस, और कितना हमने सोचा था। वेरिएंस में मैंने अभी यही समझाया था कि जितना सोचा होता है स्टैंडर्ड, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल से। तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस को माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस से। तो एक्चुअल, अच्छा इस सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ये स्टैंडर्ड कार्ड बना लेना है। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, उससे पहले स्टैंडर्ड कार्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं। सीमा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स आर केमिकल, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अप्लाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ केमिकल। यहाँ पे क्या बात हो रही है, 100 यूनिट्स ऑफ केमिकल के लिए एक उन्होंने हमें डेटा दे दिया है। ठीक है, ये चीज लाजमी देखनी है कि कितने, अगर यहाँ 1 यूनिट के लिए लिखा हुआ होता तो ये 1 यूनिट का सारा डेटा था। यहाँ पे बताया कि 100 यूनिट्स ऑफ केमिकल के लिए मटेरियल लगता है 500 kg, 8 पर kg का मिलता है, टोटल अमाउंट आ जाती है 4,000। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ये क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अमाउंट पर यूनिट चाहिए, 1 यूनिट की। ये जो अमाउंट है ये 100 यूनिट्स की है, तो इसको पर यूनिट में लेके आते हैं। 500 kg लगते हैं 100 यूनिट्स बनाने में। 500 kg लगते हैं 100 यूनिट्स बनाने में, तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 यूनिट बनाने में कितने केजी लगते हैं। 5। कैसे? ये 500 kg जो है वो 100 यूनिट बनाने में लगे हैं, तो 500 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया कि 1 यूनिट बनाने में 5 kg लगते हैं। और ये मिलता कितने का है, 8 पर kg का। 8 पर kg का, तो 5 इंटू 8। 40 क्या बता रहा है, 40 ये बता रहा है कि 1 यूनिट बनाने में, पर यूनिट 40, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट बनाने में 40 रुपीज की मटेरियल लगा है। यहाँ पे ये 4,000 ये बता रहा था कि 100 यूनिट्स बनाने में लगे हैं। लेकिन हमने पर यूनिट के हिसाब से स्टैंडर्ड एक कार्ड बनाने हैं। अब लेबर पे आते हैं। 30 घंटे लगे हैं 100 यूनिट बनाने में। तो अगर मैं 20 को 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगे। 0.2 आवर्स। क्वांटिटी से, यहाँ पे क्वांटिटी आवर्स भी हो सकते हैं, केजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 0.2 आवर्स लगे हैं 1 यूनिट बनाने में। और कितना पे करते हैं पर आवर, 15। 15, तो 0.2 इंटू 15, तो 3 क्या बता रहे हैं, 3 अमाउंट, 3 रुपए लगेंगे 1 यूनिट बनाने में। लेबर के हमें 3 रुपए लगेंगे 1 यूनिट बनाने में। सही है, और उसमें 0.2 आवर्स लगेंगे लेबर के। इसमें और इसमें अच्छे तरीके से देखना है, ये अमाउंट पर यूनिट जा रही होती है और ये अमाउंट बता रहे होते हैं कि कितने केजी या आवर्स लगेंगे 1 यूनिट बनाने में। अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड्स का देखते हैं। कुछ डेटा अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ तो बस यही आ जाएगी, वेरिएबल ओवरहेड्स कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो 43 की हमारे पास मार्जिनल आ गई। एफ ओ एच भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो यही सेम 43 के हमारे पास एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी आ गए। चाहे एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट हो, एब्जॉर्प्शन हो या मार्जिनल हो, दोनों में सेम ही आ रही है। सेल प्राइस कितनी दी हुई है, द मंथली प्रोडक्शन या सेल्स बजट दिया हुआ है 1,000 यूनिट्स। द सेलिंग प्राइस इज 60 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमें पर यूनिट की दी हुई है, पर यूनिट। ये पर यूनिट नहीं दिया हुआ था, हमने इसको बना लिया पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस दी हुई है 60 पर यूनिट। तो सेल्स में से जब हम सारी कॉस्ट को माइनस करेंगे जो कि 43 थी, तो 17 आ गया।
एब्जॉर्प्शन में भी मार्जिनल में भी दोनों में सेम आएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट और मार्जिनल की कॉस्ट दोनों की सेम ही आएगी। तो 17 का हमारे पास प्रॉफिट है, और 60 की सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 18 द फॉलोइंग एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये सारा हमारा हमें स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ था, ये सारा एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये सारा डेटा स्टैंडर्ड का था, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, ये सारा एक्चुअल का था। डिफरेंस आ रहा था इस तरह से। खैर, इसको सॉल्व करते हैं, सेल्स वेरिएंस पे चलते हैं। सेल्स वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो सेल्स वैल्यू ऑलरेडी हमें मल्टीप्लाई करके दी हुई है 630। ये सेल्स वैल्यू, ये एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये टोटल सेल्स ही है। तो 630 डायरेक्ट हमें दी हुई थी, तो हमने डायरेक्ट रख ली। वैसे भी आ सकती है 630 को, अगर मैं 10600 से डिवाइड कराऊँ तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। एक्चुअल प्राइस को अगेन 10600 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो यही फिगर आ जाएगी। खैर, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस और सोल्ड दोनों की सेम ही है। बनाए भी हमने 10,600 यूनिट्स और बेचे भी 10,600 यूनिट्स। तो एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 10,600 यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमने यहाँ रखी 60 की। तो इसको अगर करें तो 6,000 माइनस का क्या मतलब है कि अनफेवरेबल। तो 6,000 अनफेवरेबल आंसर हो गया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस फॉर्मूले में क्या करते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी दोनों जगह आ रहा है, तो एक्चुअल क्वांटिटी को ब्रैकेट से बाहर रख के इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का। वो भी तरीका बिल्कुल सही है, उस तरीके से भी हो सकता है। अगर पूरा फॉर्मूले पे कमांड हासिल है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मशवरा यही है कि इस फॉर्मूले को पूरा खोल के लिखा करें ताकि अच्छे से सारी चीज़ें समझ आए। नेक्स्ट देखते हैं, सेल प्राइस वेरिएंस के बाद है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट हमने ये निकाल लिया 17। प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लिया है 17। एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 10600। बजटेड क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी द मंथली प्रोडक्शन या सेल्स बजट दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 10200 जो है हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। तो इस तरह से हमारे पास सेल्स के दोनों वेरिएंस हो गए, प्राइस भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। उसके बाद मटेरियल के वेरिएंस पे चलते हैं। मटेरियल में भी पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल कॉस्ट। अब प्राइस वेरिएंस है तो इधर भी हमने प्राइस का डिफरेंस ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और क्वांटिटी हमने सेम ही रखी है। तो देखते हैं इसको। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज और यूज दोनों सेम ही दिए हुए हैं, 53200। 53200 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? रेट हमें कितना दिया हुआ था, यहाँ पे हमने रखा है 1 का। और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट दिया हुआ है 425,000। तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं 600। तो 600 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब है फेवरेबल। ये फॉर्मूलाज बिल्ट ही इस तरीके से हुए हुए हैं कि माइनस में आंसर आएगा तो अनफेवरेबल और प्लस में आंसर आएगा तो फेवरेबल हो जाएगा। मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। अब करते हैं मटेरियल, मटेरियल
यूजेज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब क्या हुआ, प्राइस वेरिएंस में जब हमने प्राइस का डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे एक्चुअल रखी थी, यहाँ पे स्टैंडर्ड रखी थी, तो यूजेज वेरिएंस में प्राइस को हमने स्टैंडर्ड ही रखा, क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं। यूजेज क्या होता है, क्वांटिटी, तो इसमें हम लोग क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी रख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी रख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने यूनिट्स कितना बनाया है, 10,600। 10,600 एक यूनिट को बनाने में कितने का मटेरियल लगता है, कितना मटेरियल लगता है, कितने का नहीं, कितना, 5 kg का मटेरियल लगता है एक यूनिट को बनाने में, तो मल्टीप्लाई बाय 5। और कितने, रेट क्या है इसका, 8, मल्टीप्लाई बाय 8, तो 424,000। कैसे, 10,600 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, एक यूनिट को बनाने में 5 kg लगते हैं, तो ये हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको फिर हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कराया जो कि है 8। और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये तो अभी हमने ऊपर भी फाइंड किया है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, दोबारा देख लेते हैं इसको। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दी हुई है 53,200 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऊपर दी हुई है, रेट जो कि होता है 8, 425,600, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 1,600 नेगेटिव का मतलब है अनफेवरेबल है ये। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे किस तरह से फाइंड किया है, मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरह से आई है। 10,000 10,600 यूनिट्स बनाए हैं, एक यूनिट को बनाने में 5 kg का मटेरियल लगता है, इसीलिए इसको मैंने पर यूनिट के हिसाब से स्टैंडर्ड कार्ड बनाया। अगर ये पर यूनिट के हिसाब से नहीं बनाते तो हम 500 देख रहे होते यहाँ पे, जबकि वो 500 जो है वो तो 100 यूनिट्स को बनाने में लगे हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि ये बहुत हेल्पफुल होता है स्टैंडर्ड कार्ड बनाना। तो एक यूनिट को बनाने में 5 kg का मटेरियल लगा। तो अगर मैं 10,600 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 10,600 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी 53,000 की। फिर इसको मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो कि मैंने 8 से मल्टीप्लाई कराया है। 10,600 को 5 से मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, फिर 8 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल के भी वेरिएंस हो गए, अब लेबर के कैलकुलेट कर लेते हैं। लेबर के वेरिएंस में पहला है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्चुअल एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। क्योंकि रेट का फॉर्मूला है, लेबर रेट का फॉर्मूला है, तो इसमें हमने रेट का डिफरेंस देखना है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। आर्स जो है वो हमने एक्चुअल आर्स ही रखे हैं दोनों जगह पे। तो एक्चुअल आर्स कितने हैं हमारे पास, एक्चुअल आर्स दिए हैं 2,040 के, 2,040 इंटू स्टैंडर्ड रेट, ऊपर हमने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेट 15, और एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ये डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है 31,000 की। तो इनका जो डिफरेंस आया हमारे पास, -400 का मतलब अनफेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस के बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को सॉल्व कर लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। तो ऊपर हमने रेट का डिफरेंस ले लिया था, अब नीचे हम एफिशिएंसी का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स रखे हैं, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स रखे हैं, रेट जो है वो हमने स्टैंडर्ड ही रखा है। तो सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स किस तरह से आएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे। जितनी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, जो कि है 10,600 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करा देंगे उसको, एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगे हैं, 0.2। तो 10,600 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 10,600 यूनिट्स बनाने में कितने घंटे लगे हैं। ये यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि स्टैंडर्ड आवर्स किस तरीके से आएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराने स्टैंडर्ड रेट से। तो सॉल्व करते हैं, 10,600 यूनिट्स बनाए हैं, एक यूनिट बनाने में 0.2 आवर्स लगते हैं, तो 10,600 में कितने लगेंगे ये आ जाएगा।
फिर इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कराने जो कि है 15। तो 31800 आ गया। और एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट वो यहीं पे अभी हमने फाइंड किया हुआ है, दोबारा से फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअल आवर्स हमें दिए हुए 2040 के, इनटू स्टैंडर्ड रेट हमारे पास कितना है 15 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ गया 1200। और प्लस में पॉजिटिव में तो फेवरेबल, इसका मतलब है फेवरेबल। तो इस तरीके से ही हमने सारे वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को याद करना है और फिर उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। जो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी आती है वो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करने में आती है कि ये किस तरह से अमाउंट आई है। और ये स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करने में आती है कि स्टैंडर्ड आवर्स किस तरीके से आए हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से जितनी हमने क्वांटिटी बनाई होती है, प्रोड्यूस की हुई होती है एक्चुअल क्वांटिटी, और जितना एक यूनिट को बनाने में जितने केजीज लग रहे होते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस तरीके से आ जाती है। और स्टैंडर्ड आवर्स को जितने हमने यूनिट्स बनाए हैं उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 0.2, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगे हैं उससे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, 10 मार्क्स के लिए ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है। बाकी इस हर जैसे सेल्स के वेरिएंस अलग से पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, मतलब एमसीक्यूज में 2 मार्क्स के लिए मटेरियल के अलग से पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाने पेपर में। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी डिफिकल्टी आती है कि कौन सी फिगर कैसे आई है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।